सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? सपोज करो बेटा मैं बैंक में गया और मैंने बैंक में बोला कि मुझे चाहिए लोन। ध्यान से समझना, मैं बैंक में गया, मेरे को बैंक में चाहिए था, बैंक से चाहिए था लोन। मींस ए पर्सन बैंक गया और बैंक में उसने बोला कि मुझे चाहिए लोन। बैंक वालों ने क्या बोला ए पर्सन को कि आप एक फॉर्म को क्या करो, आप एक फॉर्म को फिल कर दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ हमारे को सबमिट करा दो। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद बैंक उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद बैंक क्या कहेगा कि आपको जो लोन दी जा रही है उस लोन की ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब है लोन आपको इतना मिलेगा, इतनी आपकी मंथ की ईएमआई होगी, इतना आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज ये जो प्रोसीजर था लोन का। इस ए पर्सन ने क्या करा, ए पर्सन बैंक में गया, बैंक में जाके इसने लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक वालों ने इसको एक फॉर्म दिया, फॉर्म को फिल करवाया, डॉक्यूमेंट्स बोले सबमिट कर दो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी चाहिए लाइक केवाईसी, ठीक है, वो सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद बैंक वाले ने इस पर्सन को बोला, बैंक ने, कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जिन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हम आपको इतना लोन देंगे, इतना आपकी ईएमआई होगी, इतना आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस पर्सन ने क्या किया, साइन कर दिया उस एग्रीमेंट पे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उस एग्रीमेंट पे इस पर्सन ने साइन किया। साथ साथ बैंक ने भी क्या कर दिया, उस एग्रीमेंट पे अपना ठप्पा लगा दिया। ठप्पा मतलब बैंक ने भी एक्नॉलेज कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा एक्सेप्टेंस। का मतलब है सर बैंक या बेटा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको एक्सेप्टेंस की क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, दैट इज स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करा रही है रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, इज नोन एज एक्सेप्टेंस हाउस। बैलेंस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस? मुझे बताएगा कोई, बिल्कुल सिंपल, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट। किसी भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट ऑफ मनी है, इसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस। अगर आप लोगों को हल्का सा भी आइडिया हो क्लियरिंग हाउस के बारे में, सर क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? क्लियरिंग हाउस सिंपली एक प्लेस है जहां पे डिफरेंट बैंक्स के पर्सन, दैट इज डिफरेंट बैंक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब बैंक्स के एम्प्लॉय। क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस जहां पे डिफरेंट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, और जो भी चेक हैं, जो भी पेमेंट है, जो भी चेक है, जो भी पेमेंट है, उन चेक और पेमेंट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। दैट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस। सर क्या मतलब हो, आप ध्यान से समझो सर, चेक कैसे क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बेटा मेरा जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, दैट इज एक पर्सन है ए पर्सन का जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है। इस ए पर्सन ने बेटा बी पर्सन को चेक दिया, दैट इज ए पर्सन को पेमेंट करनी थी बी पर्सन को, तो ए पर्सन ने बेटा बी पर्सन को क्या प्रोवाइड किया, चेक प्रोवाइड किया। बी पर्सन का अकाउंट है लेट अस सपोज बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ए पर्सन ने आईसीआईसीआई बैंक का चेक काटा, बी पर्सन को दिया, बी पर्सन ने क्या करा, इस चेक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर डिपॉजिट किया। यही तो करोगे, अगर मैं आपको कोई चेक देता हूं तो आप उस चेक को अपने बैंक में जाके क्या करोगे सर, डिपॉजिट करोगे। अब क्या होगा सर, ये जो बी पर्सन ने बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक डिपॉजिट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एम्प्लॉय जितने भी चेक्स डिपॉजिट हुए होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एम्प्लॉय क्या करेगा, उन चेक्स को लेके जाएगा बेटा कहां पे, या तो आरबीआई, ठीक है, और जिस एरिया में आरबीआई नहीं है उस एरिया में आरबीआई ने पावर दे दी एसबीआई को।
दैट इज बैंक का एम्प्लॉय जितने भी चेक्स डिपॉजिट हुए उन चेक्स को लेके जाएगा बेटा आरबीआई या एसबीआई, और एसबीआई में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं, वो सारे अपने अपने चेक्स लेके आएंगे और इन आरबीआई और एसबीआई के थ्रू वो चेक क्या होंगे बेटा, क्लियर होंगे। और इस आरबीआई और एसबीआई को क्या बोलते हैं बेटा, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस नाम से समझ आ रहा होगा। पहले तो बेटा बैंक का एम्प्लॉय सारे चेक्स लेके खुद जाता था क्लियरिंग हाउस, अब ऐसा नहीं होता। अब लेट अस सपोज बेटा मैं एक पर्सन है ए पर्सन ने बी पर्सन को चेक दिया, ठीक, बी पर्सन ने उस चेक को अपने बैंक में, दैट इज सपोज करो बैंक ऑफ बड़ौदा में बी का अकाउंट था, बी पर्सन ने उस चेक को बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से एम्प्लॉय उस चेक को लेके क्लियरिंग हाउस नहीं जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से उस चेक को क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा उन चेक को कहां भेज देगा बेटा, क्लियरिंग हाउस भेज देगा। पहले मैन्युअली जाया जाता था क्लियरिंग हाउस सारे चेक लेके, अब जब से इंटरनेट, जब से सॉफ्टवेयर आए हैं, अब बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव मैन्युअली जाके चेक को क्लियरिंग हाउस नहीं ले जाते, बैंक्स चेक को अपनी ब्रांच में स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उन चेक्स को इंटरनेट के थ्रू कहां भेज देता है, क्लियरिंग हाउस भेज देता है, और हाथ के हाथ वो चेक क्लियरिंग हाउस पहुंचता है और हाथ के हाथ चेक क्लियर हो जाता है। वर्ड पे फोकस कर लो, क्लियरिंग हाउस और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में क्या डिफरेंस है। क्लियरिंग हाउस में मैन्युअली जाते थे पहले, क्लियरिंग हाउस तब था जब सारा काम मैनुअल होता था। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का मतलब है अब मैन, दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दिया। पहले मैन्युअली बैंक का एम्प्लॉय क्लियरिंग हाउस जाता था चेक लेके, अब वो मैन्युअली नहीं जाएंगे। अब सारे चेक को इंटरनेट के थ्रू स्कैन कॉपी की फॉर्म में बैंक्स किसको भेज देगा बेटा, क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। अगर इंटरनेट के थ्रू चेक्स को क्लियरिंग हाउस भेजा जा रहा है, मैन्युअली काम कम कर दिया, दैट इज ह्यूमन बीइंग का काम कम कर दिया। अब मैन्युअली अगर लेके नहीं जा रहा उसको बोलते हैं बेटा ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। डेप्थ रीपेमेंट, ध्यान से समझना है तीन वर्ड को जो नेक्स्ट आ रहे हैं, डेप्थ सेटलमेंट और तीसरा आता है बेटा डेप्थ रिकवरी। दैट इज ये तीन टर्म और आ रही हैं, इन तीनों को समझो, बैंकिंग से रिलेटेड ही टर्म्स हैं ये तीनों। डेप्थ रीपेमेंट, डेप्थ सेटलमेंट और डेप्थ रिकवरी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ रीपेमेंट, ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं सर एक पर्सन है ए पर्सन ने बैंक से लिया लोन, ठीक है, बैंक से जब लोन लिया तो बैंक वालों ने बोला आपको हर महीने इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी और आपका लोन चलेगा लेट अस सपोज 10 साल तक। दैट इज बैंक से अगर ए पर्सन ने लोन लिया, बैंक के एम्प्लॉइज ने या बैंक ने जब लोन दिया तो लोन के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि आपकी इतनी ईएमआई जाएगी हर महीने, 10 साल तक आपका लोन चलेगा, ठीक है। और जो ईएमआई है उस ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, ऐड होगा। सिंपल सा मतलब है, अगर मैंने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने बोला आपको हर महीने इतनी ईएमआई देनी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट, और आपको ये 10 करोड़ का लोन 10 साल तक चुकता हो जाएगा, इसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर महीने उतनी ईएमआई अलोंग विद इंटरेस्ट बैंक को देता रहूंगा 10 साल तक। सिंपल, दैट इज डेप्थ रीपेमेंट। जितना मैंने बैंक से लिया मैं बैंक को वापस कर रहा हूं, ठीक है, अलोंग विद इंटरेस्ट। डेप्थ सेटलमेंट क्या होता है, ध्यान से, ये पर्सन था ए पर्सन ने बैंक से लोन लेते टाइम नेगोशिएट किया क्या किया, उसने बोला मैं आपसे लोन ले रहा हूं, ठीक है, लोन ले रहा हूं, आप मेरी ईएमआई जो भी है, जो भी पर मंथ की ईएमआई है वो बता दो मुझे, ठीक है, जो भी आपका ईएमआई पे इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बता दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा फंडिंग आ जाएगी, लेट अस सपोज 10,000 रुपए की ईएमआई बताई बैंक ने अलोंग विद इंटरेस्ट। अब इस एम्प्लॉय ने बोला अगर मेरे पास किसी महीने 2 लाख आ गए तो मैं एक साथ 2 लाख डिपॉजिट कर दूंगा।
किसी महीने अगर मेरे पास 10 लाख आ गए तो मैं एक साथ 10 लाख डिपॉजिट कर दूंगा। अब प्रैक्टिकली सोचो, डेप्थ सेटलमेंट में मैंने क्या करा? डेप्थ सेटलमेंट मैंने ए पर्सन ने लोन लेते टाइम बैंक से नेगोशिएट किया, बैंक को बोला कि भाई मैं ईएमआई दे रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो जितनी ईएमआई है मैं उससे ज्यादा एक साथ डिपॉजिट कर दूंगा, जिससे मेरी फ्यूचर में जो ईएमआईज हैं वो कम हो जाएंगी। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देना? कम कर देना। क्या डिफरेंस है डेप्थ रीपेमेंट और डेप्थ सेटलमेंट में? डेप्थ रीपेमेंट में मुझे बैंक ने बोला आपकी इतनी ईएमआई है, 10 साल तक आपकी ईएमआई चलेंगी, इतना इंटरेस्ट आपको देना है। मैं 10 साल तक उतनी ईएमआई देता रहूंगा अलोंग दैट इंटरेस्ट जो बैंक ने मुझे बोला। डेप्थ सेटलमेंट में मैंने बैंक को बोला मैं लोन ले रहा हूं, लेट अस सपोज मैं 1 करोड़ का लोन ले रहा हूं बैंक से। मैं क्या कर रहा हूं, आप ईएमआई बता दो, इंटरेस्ट बता दो, लेकिन बीच में अगर मेरे पास कहीं से 5 लाख आए, मैं 5 लाख एक साथ डिपॉजिट करूंगा। 10 लाख आए, मैं 10 लाख एक साथ डिपॉजिट कर दूंगा, जिससे मेरा लोन जल्दी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, मेरी ईएमआई कम हो जाएंगी। और आप क्या कर दो? अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देना? आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देना। अब मुझे बताओ, डेप्थ सेटलमेंट में लोन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कंपेयर टू डेप्थ रीपेमेंट। तो कई बार ऐसा भी होता है बेटा, हम लोग लोन लेते टाइम बोल देते हैं आज मुझे जरूरत है, फ्यूचर में मेरे पास जैसे ही अमाउंट आएगा मैं एक साथ जल्दी आपका लोन कंप्लीट कर दूंगा, जितनी ईएमआई आप बोल रहे हो उससे ज्यादा डिपॉजिट कर दूंगा एक साथ, ठीक है, जिससे मेरे ईएमआई कम हो जाएंगी, आपका पैसा जल्दी आपके पास रीपेमेंट कर दूंगा और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देना? कम कर देना। दैट इज डेप्थ सेटलमेंट। क्लियर है दोनों? तीसरे पे आते हैं डेप्थ रिकवरी। ए पर्सन ने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, ठीक है, लोन की ईएमआई नहीं दे रहा। इसका मतलब है सर ए पर्सन ने जो लोन लिया था, बैंक को वो लोन की जो भी ईएमआई थी, जो भी लोन का अमाउंट था, जो भी इंटरेस्ट था, वो दे ही नहीं रहा। ये कह रहा है भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जो बैंक से मैंने लोन लिया था वो भी लोन मेरा डूब गया। तो बैंक क्या करेगा? बैंक इसके घर, इसकी जितनी भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स का बैंक क्या करेगा बेटा? ऑक्शन कर देगा, नीलामी करेगा, और जो भी अपना अमाउंट है उस अमाउंट को क्या कर देगा? रिकवर कर देगा। दैट इज नोन एज डेप्थ रिकवरी। तो तीनों टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट, देखो बेटा नाम में ही मतलब लिखा है, इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है सर? लेट अस सपोज बेटा एक पर्सन है ए, इस ए पर्सन ने बैंक से बेटा लोन लिया, ठीक, बैंक वालों ने बोला आपने जो लोन लिया है ये लोन आपका 10 साल, दैट इज 10 साल के लिए आपने लोन लिया है, इस लोन पे आपको इतनी हर महीने इंस्टॉलमेंट दैट इज ईएमआई देनी पड़ेगी और आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो बेटा टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा एग्रीमेंट बैंक ने बनाया, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, एक पर्सन ने बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने उसको लोन प्रोवाइड किया, वो लोन 10 साल तक चलेगा, उस लोन की इतनी ईएमआई आपको देनी होगी हर महीने अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये जो पूरा का पूरा बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट बना के इस एम्प्लॉय को दिया, ठीक है, और इस एम्प्लॉय ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और बैंक ने भी अपना क्या लगाया? स्टैंप लगाया, बैंक ने भी अप्रूवल दिया। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पर्सन क्या करेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 10 साल तक जितनी भी ईएमआई लिखी होगी, जितना भी इंटरेस्ट लिखा होगा, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट along with EMI 10 साल तक बैंक को पे करता रहेगा हर महीने। That whole contract is known as installment contract। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिंपल टर्म। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एक और टर्म समझ लेते हैं आप क्या थी, फिर अपडेट करेंगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? मैं कह रहा हूं सर मैं एक रियल एस्टेट, दैट वर्ड पे फोकस कर लेना बेटा, रियल एस्टेट की बात करता हूं। सपोज करो बेटा मैं गया, आई एम अ बायर,
बायर गया बेटा सपोज करो किसी बिल्डर के पास, बिल्डर को बोला सर मुझे फ्लैट खरीदना है, रियल एस्टेट के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं मैं गया एक बिल्डर के पास और मुझे फ्लैट परचेज करना है, मैं बायर हूं क्योंकि मुझे परचेज करना है, बिल्डर कौन होगा बेटा, सेलर होगा, क्योंकि वो फ्लैट क्या करेगा, बेचेगा। अब एक मिनट, जिस टाइम पे मैं फ्लैट परचेज करने बिल्डर के पास जाऊंगा तो मैं बिल्डर से बेटा फ्लैट के जो प्राइस होंगे उन प्राइस को क्या कर रहा हूंगा, नेगोशिएट कर रहा हूंगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएट? सपोज करो बिल्डर ने मुझे बोला आपको जो फ्लैट पड़ेगा, ये फ्लैट आपको कंप्लीट पड़ेगा 50 लाख का, ठीक है। मैं बिल्डर से फ्लैट परचेज करते टाइम क्या करूंगा, नेगोशिएट करूंगा, और नेगोशिएट करते टाइम जब नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगी मैं बिल्डर को कुछ क्या प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन अमाउंट? कुछ पैसा दे दूंगा जिससे मेरा वो फ्लैट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। दैट टोकन अमाउंट इज नोन एज व्हाट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। पढ़ानी भी नहीं चाहिए कायदे में। डिपॉजिटर कौन है? डिपॉजिटर एक पर्सन है। डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इन हिज बैंक अकाउंट। कौन होगा बेटा? मैं अपने अकाउंट में, मैं अपने बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करने जा रहा हूं, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, मेरे को क्या बोला जाएगा, डिपॉजिटर। डिपॉजिटर कौन होता है? डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इन हिज और हर बैंक अकाउंट। अगर मैं बैंक में जाके जो मेरा बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को क्या कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं, जमा करा रहा हूं, तो मैं कौन हूंगा बेटा, डिपॉजिटर कहलाऊंगा। बिल्कुल सिंपल। तो डिपॉजिटर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इन हिज और हर बैंक अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड ध्यान से समझना सर, इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है सर? लॉक इन पीरियड का मतलब है सर, एक गारंटी होती है, एक गारंटी होती है बेटा, जो कौन प्रोवाइड कराता है, लेंडर। लेंडर का मतलब यहां पे बैंक है। से फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया, ठीक है, मेरे को बैंक से लोन लेना है, और लोन भी किससे रिलेटेड लेना है, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है बेटा, अभी समझाऊंगा आगे। ये समझ लो मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैं बैंक के पास गया, बैंक मतलब लेंडर के पास गया, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मैंने लेंडर को बोला मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लेंडर मुझे कहता है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो लोन आप मॉर्टगेज के लिए मेरे से ले रहे हो, उस लोन के इंटरेस्ट रेट में, उस लोन के इंटरेस्ट रेट में कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक चेंजेस नहीं होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। मैं गया किसके पास, बैंक के पास, तो मैं कौन हूं, मैं बोरोअर हूं, बैंक कौन है, लेंडर। मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला कि मुझे चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी मतलब मेरे को कुछ परचेज करना है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए मुझे आप लोन दे दो। तो लेंडर मुझे लोन तो देगा, साथ साथ एक गारंटी भी प्रोवाइड कराएगा। क्या गारंटी प्रोवाइड कराएगा? लेंडर मुझे बोलेगा, बैंक मुझे बोलेगा, इन केस आज जो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं लोन पे, इन केस फ्यूचर में आरबीआई इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर बढ़ाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई बढ़ाता है, तो मैं कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक आपको जो इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं, उसी इंटरेस्ट रेट से आपको, दैट इज वही इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देगा तो आपको कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक वो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज लॉक इन पीरियड। और ये स्पेसिफाइड टाइम जनरली बेटा 6 मंथ होता है, 6 मंथ होता है जनरली, डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक। सर क्या मतलब है, एक एग्जांपल से लेता हूं। मैं गया, एक पर्सन है एक पर्सन गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, आईसीआईसीआई बैंक को बोला मुझे चाहिए मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन मतलब मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुझे लोन चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लोन दे दिया और बोला आपको लोन पे 6% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक ने ए पर्सन को बोला अगर इन फ्यूचर आरबीआई कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% कर दो, मॉर्टगेज लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% कर दो, आरबीआई तो बैंकों को बोलेगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक गारंटी देता है कि कुछ टाइम तक आपको 6% ही देना पड़ेगा, आरबीआई चेंज करता है तो करता रहे, कुछ टाइम तक आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला है आप कुछ टाइम तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। और जनरली वो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर जो आरबीआई ने बोला है आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्या करनी पड़ेगी, ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो एक चीज समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब इट इज अ गारंटी गिवन बाय लेंडर टू बोरोवर कि देयर इज नो चेंज इन द मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। इट इज अ गारंटी गिवन बाय लेंडर टू बोरोवर that there is no change in the mortgage interest rate for specified time। कोई चेंज नहीं होगा आपके इंटरेस्ट रेट में कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक। कौन देगा, बैंक गारंटी देगा, किसको बेटा, किसको, बोरोवर को, जो मॉर्टगेज लोन लेने गया। ठीक है, आरबीआई चेंज कर देगा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी थी कि आप 6% ही दोगे। आरबीआई ने 8% कर दिया, कोई बात नहीं, 6% तक आप 6 महीने तक मुझे 6% ही इंटरेस्ट दोगे, 6 महीने के बाद फिर जो आरबीआई ने बोला आप वो दोगे। तो ये बात करो, बिल्कुल नाम से समझ आ रहा होगा आपको, जीरो बैलेंस अकाउंट। नॉर्मली हमें अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे को कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है बैंक के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेविंग बैंक अकाउंट, दैट इज अगर हमने सेविंग अकाउंट ओपन किया बैंक में तो बैंक बोलता है आपको मिनिमम अपने अकाउंट के अंदर 500 रुपए, 1000 रुपए रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर जीरो बैलेंस की बात करूं तो नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तो बैंक आप पे पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, बैंक आपको बोलता है कि आपको 500 रुपए मिनिमम अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, और अगर आपके अकाउंट में 500 से कम है तो बैंक आप पे पेनल्टी इंपोज कर देता है। लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है अपने बैंक अकाउंट में, इसलिए नाम ही देखो क्या लिखा है, जीरो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर, जीरो बैलेंस अकाउंट के बाद नेक्स्ट आते हैं सर सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड लोन का मतलब है बेटा बहुत सारे स्मॉल बैंक्स, ध्यान से समझना, बहुत सारे स्मॉल बैंक्स एक साथ मिलके एक लार्ज अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड कराते हैं। किसको बेटा, कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट मतलब एक लार्ज कंपनी को लोन प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे स्मॉल बैंक्स मिलके। एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं सर एक एग्जांपल, एक कंपनी रिलायंस कंपनी को 1000 करोड़ का लोन चाहिए था। ध्यान से समझना इस चीज को। रिलायंस कंपनी गया बेटा एक बैंक के पास, लेट अस सपोज एक बैंक ले लेते हैं, लेट अस सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रिलायंस कंपनी गया और रिलायंस कंपनी ने बोला मुझे 1000 करोड़ का क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 1000 करोड़ का लोन नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास उतना अमाउंट नहीं था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा गया किसके पास, आईसीआईसीआई बैंक के पास। आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के पास, एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एक और बैंक ले लो, लेट अस सपोज एसबीआई बैंक। ये सारे स्मॉल बैंक्स, स्मॉल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इन बैंक अकेला ये बैंक इतना लोन नहीं दे सकता। ये सारे स्मॉल बैंक्स मिलके लार्ज अमाउंट ऑफ लोन देंगे बेटा किसको, एक लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर को। यहां पे बोरोवर कौन है, एक लार्ज कॉर्पोरेट कंपनी जिसको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन चाहिए। दैट इज नोन एज सिंडिकेटेड लोन। तो सिंडिकेटेड लोन का मतलब है बहुत सारे स्मॉल बैंक्स ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप बना के बेटा क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन देते हैं एक सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर को। दैट इज नोन एज सिंडिकेटेड लोन।
ठीक है, जिस बैंक के पास रिलायंस गया था, लेट अस सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जिसको बोला इसने लोन चाहिए, इसको बोलते हैं लीड बैंक, इसको बोलते हैं बेटा लीड बैंक। लीड बैंक 1000 करोड़ का लोन नहीं दे सकता, तो लीड बैंक अपने आप बाकी सारे बैंक्स को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, सबसे टाइप करेगा, और ये सारे बैंक्स मिलके, इस सारे बैंक्स मिलके लार्ज अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड कराएंगे सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर को। क्लियर है सर? हाथ क्या, नेक्स्ट भी समझ लो, एजुकेशन लोन, फिर तीनों को एक साथ अपडेट करा दूंगा। एजुकेशन लोन, बेटा एजुकेशन लोन को कई बार हम लोग, एजुकेशन लोन को कई बार बेटा हम लोग स्टूडेंट लोन भी बोलते हैं, स्टूडेंट लोन। एजुकेशन लोन को कई बार बेटा हम लोग स्टूडेंट लोन भी बोलते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन लोन? लोन जो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है बेटा, एजुकेशन पर्पस के लिए दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को। और एक बात याद रखना, जनरली इन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट बहुत मिनिमम होता है कंपेयर टू अदर लोन्स। दैट इज लोन प्रोवाइड फॉर एजुकेशन पर्पस एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट लोन। एजुकेशन किसके लो, दैट इज एजुकेशन लोन किसको मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा। और जनरली एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा क्या लेते हैं बेटा, बहुत ज्यादा मिनिमम होता है कंपेयर टू अदर लोन्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एट रिस्क? देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू दैट इज एट लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ध्यान से समझना इस चीज को, एक लाइन का आंसर है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या लिखा, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू एट लॉस, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू एट लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। क्या मतलब है सर? मैंने बैंक से लोन लिया, लेट अस सपोज बेटा मैंने बैंक से जो लोन लिया, उस लोन की बात करता हूं। बैंक ने लोन दिया और बैंक ने मुझे बोला कि आपको लोन पे क्या देना पड़ेगा, लेट अस सपोज 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को बैंक ने लोन दिया। अब इसके बाद 4% के अकॉर्डिंग मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा था, लेकिन आरबीआई ने मुझे क्या, आरबीआई ने बैंक को बोल दिया, आरबीआई ने बोला अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से हटके क्या हो गया, 6% हो गया। अब मुझे बताओ मैंने जो लोन लिया था वो कितने परसेंट पे था, 4%। आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, 4 से 6% कर दिया। तो मेरे को क्या हुआ, मुझे अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। तो मुझे क्या होगा बेटा, जो लॉस होगा उस लॉस को बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। देखो क्या लिखा है, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू विच इज एट लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, सम और पोर्शन ऑफ वैल्यू विच इज एट लॉस ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। जो मुझे बेटा लॉस हुआ, जितना पोर्शन का मुझे लॉस हुआ ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज नोन एज बेटा वैल्यू एट रिस्क। क्लियर है सर? अपडेट कर लो फटाफट। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अब ध्यान से, क्या ये एटीएम इज नथिंग, एटीएम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटीएम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो और पैसे को आज की डेट में डिपॉजिट भी कर सकते हो। एक बात याद रखना, आपके मॉड्यूल में लिखा है विड्रॉल एज वेल एज डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना सर, एटीएम जब आए थे स्टार्टिंग में, तब एटीएम के थ्रू सिर्फ मनी क्या होता था, विड्रॉल होता था। सर एग्जांपल लेकर देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है एटीएम। आज की डेट में बेटा हर बैंक ने अपने एटीएम लगवा लिए। 10 बजे से 4 बजे तक बैंक डीलिंग होती है। 4 बजे के बाद अगर आपको पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गई, तो बैंक ने बेटा क्या लगा रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा रखी है एटीएम। आप एटीएम में जाओ, आप कार्ड को क्या करो बेटा, स्वाइप करो, आप पिन को क्या करो, एंटर करो, आपको जो अमाउंट विड्रॉ करना है उतना अमाउंट आप फीड करो और उसके बाद बेटा आपको एटीएम पैसा क्या करके दे देगा, विड्रॉ करके दे देगा। ठीक, अब आपका मॉड्यूल क्या बोल रहा है बेटा,
आपका मॉड्यूल बोल रहा है एटीएम के थ्रू आज के डेट में आप पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जिन डिवाइसेस के थ्रू पैसा डिपॉजिट होता है उसको कियोस्क बोलते हैं, कियोस्क। ओनली फॉर नॉलेज दे रहा हूं, एग्जाम में आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना, ओनली फॉर नॉलेज। जिन एटीएम डिवाइसेस के थ्रू आप डिपॉजिट करते हो उनको बेटा क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं। है एक तरीके का एटीएम मशीन ही, आज के डेट में एटीएम के थ्रू डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है। तो आपके मॉड्यूल ने दोनों वर्ड लिखे हैं, तो आप लोग दोनों वर्ड को दिमाग में रखोगे। तो एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू आप पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, एट एनी डे, और किसी भी दिन, संडे को भी विड्रॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम किसी भी दिन विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो एटीएम के थ्रू। क्लियर है सर? नेक्स्ट आते हैं सर चेक। चेक सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक? चेक की डेफिनेशन, चेक का सिंपल सा मतलब है चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो क्या कहता है, जो किसको इंस्ट्रक्शन देता है, जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है? जिसने चेक इशू किया, दैट इज ड्रॉअर, ड्रॉअर के अकाउंट से, ड्रॉअर के अकाउंट से, ड्रॉअर के अकाउंट से बैंक वो अमाउंट जो चेक में लिखा है उतना अमाउंट पेई के अकाउंट में क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे। चेक इज सिंपली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बेटा बैंक को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे अकाउंट से जो अमाउंट मैंने चेक में फिल किया उतना अमाउंट मेरे अकाउंट से पेई के अकाउंट में, पेई के अकाउंट में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो मेरे अकाउंट से क्या होगा, बैंक क्या करेगा, उतना अमाउंट डेबिट करेगा, और सामने वाले को जिसको मैंने चेक दिया पेई, पेई के अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो एटीएम कार्ड को बोलते हैं डेबिट कार्ड, याद रखना सर। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, देखा होगा आप लोगों ने, एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, और जिस प्लास्टिक कार्ड के थ्रू आप, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, और वो प्लास्टिक कार्ड इशू कौन करता है, आपको बैंक इशू करता है। आप उस स्मॉल प्लास्टिक कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आप परचेस करने गए हो, परचेस करते टाइम आप उसको कैश नहीं दे रहे, आप डेबिट कार्ड दे रहे हो, वो डेबिट कार्ड को क्या करेगा, मशीन पे स्वाइप करेगा, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा और उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, जिससे आप परचेस करने गए हो गुड्स को। सर व्हाट इज डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड इज नथिंग, डेबिट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है, सिर्फ आप उतने पैसों से, उतना पैसों का परचेस कर सकते हो गुड्स को जितना पैसा आपके अकाउंट में, जितना पैसा आपके अकाउंट में है। एग्जांपल लेता हूं सर, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, ठीक है, तो मैं अपने डेबिट कार्ड से 20,000 तक की पेमेंट कर सकता हूं। इसका मतलब है सर, मुझे सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी मैं डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी चीज क्या कर सकता हूं, परचेस कर सकता हूं, और परचेस करते टाइम पेमेंट कर सकता हूं, ठीक। डेबिट कार्ड इज नथिंग, डेबिट कार्ड इज सिंपली योर एटीएम कार्ड। तो आपके मॉड्यूल ने यही लिखा है, आपको पहले अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप डेबिट कार्ड को स्वाइप कराओगे, और स्वाइप कराते टाइम जितना पैसा आपके अकाउंट में, उतने पैसे से आप परचेस कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट, और पेमेंट कर सकते हो सामने वाले को। लिखो फटाफट, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। सर नाम सुना है अर्ली विड्रॉल पेनल्टी? लेट अस सपोज बेटा मैंने एक एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट कराई, फिक्स डिपॉजिट जो मैंने कराई वो 5 साल के लिए कराई, ठीक है। बैंक में मैंने जाके अपने एक एफडी कराई 5 साल के लिए, बैंक ने बोला 5 साल के बाद जब ये एफडी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी,
जो भी टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड के बाद अगर एफडी मैच्योर होती है और अगर आप 5 साल के बाद इस एफडी को, जब ये मैच्योर हो जाएगी, इस एफडी को अगर आप क्या करोगे, ब्रेक कराओगे, तो आपको मिलेगा लेट अस सपोज 8% इंटरेस्ट। एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी कराई 5 साल के लिए। बैंक ने बोला 5 साल के बाद जब ये पूरी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, आपको 1 लाख की एफडी पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बीच में आफ्टर 6 मंथ मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। आज मैंने एफडी कराई, 6 महीने के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। एफडी कितने साल के लिए बोली थी बैंक ने, 5 साल के लिए। 6 महीने के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैंने एफडी को क्या करा दिया, मैंने एफडी को ब्रेक करवा दिया। ब्रेक मतलब मुझे एफडी तुड़वानी पड़ गई। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बोला था मैच्योरिटी के टाइम पे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। बैंक मुझ पे पेनल्टी कर देगा इंपोज। पेनल्टी मतलब मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम मिलेगा, दैट इज अर्ली विड्रॉल पेनल्टी।